हेलो एवरीवन, वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड वन बेटा, आपको वीडियो जो है वो कंप्लीट देखना है। आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद में जो है वो अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे साथ साथ वीडियो चल रहा है और साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो समझ में नहीं आता। अपना मेन पर्पज़ होता है किसी चीज़ को समझना, या नोट्स अगर किसी की हैबिट है कि मुझे केवल नोट्स बनाने हैं तो नोट्स तो बेटा जो है वो बुक में काफ़ी दिए हुए हैं, वो तो आराम से बैठ के भी बना सकते हो। तो स्टडी की जाती है वो समझने के लिए की जाती है, ना कि नोट्स बनाने के लिए। तो जब समझ में आएगा तभी नोट्स बेटर बनेंगे। तो आराम से पहले उस चीज़ को समझो और उसके बाद में अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में, अपना न्यू टॉपिक होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो होगा अपना सॉल्यूशन, विलियन के बारे में, ठीक है। विलियन क्या है, विलियन किसे कहा जाता है? तो विलियन की अगर मैं बात करूं तो विलियन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। वो होता है अपना सॉल्यूशन, विलियन। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जामिनर अगर उस चीज़ को नोट कर लेता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नोट नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो रफली चल जाती है, तो एक काम चलाऊ चीज़ हो जाती है। और वो शब्द है ये समांगी मिश्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण से अर्थ होता है कि जो उनके गुण हैं, वो गुण या यूँ कहूँ कि जो पदार्थों की अवस्था होती है वो एक दूसरे में से पूर्ण रूप से घुलनशील हो। ये नहीं है कि आप जल में तेल को घोल रहे हो, ठीक है, तो आपको जैसे जल में अगर किसी पदार्थ को घोलना है तो वो उसी के नेचर का होना चाहिए जो उसमें आसानी से पूर्ण रूप से घुल सके। वो कहलाता है समांगी मिश्रण, यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके लगभग मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करते हैं तो फिर वो विलियन नहीं कहलाएगा, ठीक है। बना दिया आपने लेकिन वो फिर वो विलियन नहीं है। तो समांगी से अर्थ है उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो अपने पास निर्मित होगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन। अगर आपने ये शब्द हटा दिया तो अगर एग्जामिनर उस चीज़ को नोट कर लेता है तो उस डेफिनेशन को काट देगा कि वो आपका विलियन नहीं है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण वो क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलियन, विलियन कहलाता है, ठीक है। समांगी मिश्रण का अर्थ क्या होता है? समांगी मिश्रण का होता है भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान हो, ठीक है। पदार्थों, इसमें पूरा ले सकते हो, पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो? समान हो, तो उसे कहा जाता है समांगी मिश्रण। क्लियर आ गई बात? दूसरा, विलियन के लिए जो बात की जाए तो विलियन का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को पढ़ूँ तो मैं विलियन कितने टाइप का बना सकता हूँ, किस प्रकार से विलियन बन सकता है, उस चीज़ को अगर देखा जाए तो विलियन जो है वैसे जनरल के लिए ये अपने को मालूम होना चाहिए, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप उसे याद रखो ही कि विलियन जो है वो एक तो एक अंगी विलियन होता है, एक अंगी विलियन, ठीक है। एक होता है द्विअंगी विलियन, द्विअंगी विलियन। एक होता है आपका त्रिअंगी विलियन, त्रिअंगी विलियन। और ऐसे ही मैं कर सकता हूं जैसे बहुअंगी विलियन, विलियन, अगर उसे मैं और ज़्यादा डीपली लेकर चलता हूं तो, ठीक है। तो एक अंगी विलियन, द्विअंगी विलियन, त्रिअंगी विलियन, बहुअंगी विलियन, इस तरीके से अगर आप बढ़ाते जाते हो तो आगे आगे चतुष्क पंचक इस तरीके से बनता जाएगा। एक अंगी विलियन वो विलियन होता है जिसमें एक विलय हो और एक विलायक हो। एक अंगी विलियन में एक विलय पदार्थ
एक विलय पदार्थ और एक विलायक। ऐसा जो विलयन होता है वो होता है एक अंगी विलयन। इसमें दो विलय पदार्थ प्लस एक विलायक। तो विलायक तो कॉमन चलेगा जिसके अंदर इसको घोलना है। इसके अंदर जो है वो 3 विलय पदार्थ प्लस अपना विलायक। इसमें जो है वो अनेक, आप कितने विलय पदार्थ ले रहे हो और उस विलायक में उसे घोल रहे हो। तो इस तरीके से एक अंगी, द्विअंगी, त्रिअंगी और बहु अंगी जो विलयन है वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ जो है विलय और विलायक की बात की जाए, दो शब्द हैं यहाँ पे, विलय और विलायक। इसकी बात करूँ तो परिभाषा समझ गए होगी। ये अपना जो है वो परिभाषा, ये इसकी डेफिनेशन है परिभाषा विलयन की, कि विलयन किसे कहा जाता है। इस शब्द का आपको ध्यान रखना है। ये केवल जनरल जानकारी के लिए है। अगर आपको इसको जो है वो यूँ मान सकते हो कि लिखने की नोट्स में प्रिपेयर रूप से इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि नोट्स में अपने को ये लिखना हो। अपने को मालूम होना चाहिए कि एक अंगी विलयन क्या होता है, द्विअंगी विलयन क्या होता है, त्रिअंगी विलयन क्या है और बहु अंगी विलयन क्या है। जनरल जानकारी है, ये अपने को मालूम होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। इसमें इस शब्द का ध्यान रखना। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पे जब ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, एबेसडय क्वेश्चन आते हैं, तो परिभाषा पूछ लिया जाता है विलयन क्या है, और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ऑप्शन के अंदर विलयन के अंदर समांगी मिश्रण शब्द दिया हुआ है कि नहीं। परिभाषा आपको विलयन की सब मिलेंगी, अरे दिखने में ऐसा लगेगा सब सही है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर ये शब्द दिया हुआ होगा और बाकी के ऑप्शन ऐसे होंगे जिनके अंदर ये शब्द दिया हुआ नहीं होगा। ठीक है। तो सारा आंसर डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर जिसमें ये दिया हुआ वही अपना आंसर सही है। थ्योरेटिकल में भी ध्यान रखना होता है। थ्योरेटिकल के अंदर अगर टीचर की जो है जैसे रफली उसको मालूम, उसने गौर से देख लिया उस चीज़ को और इस पर नज़र पड़ गई शब्द पे कि ये प्रेजेंट नहीं है, आपने सब कुछ ठीक लिखा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को घोला जाता है, लेकिन ये नहीं लिखा है, तो फिर वो उसे काट देगा। जनरली काटता है अगर वो इस चीज़ को गौर कर लेता है तो। ठीक है। तो यहाँ सावधानी रखनी है इस चीज़ में। तो ये अपनी इसकी परिभाषा, और ये इस परिभाषा की बेस के ऊपर अपने पास विलयन के टाइप की किस प्रकार का विलयन बनाया जा सकता है। सेकंड आती है कि विलयन का जो है वो वर्गीकरण क्या है। तो विलयन जो है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक भाग अधिक मात्रा में होता है और एक भाग कम मात्रा में होता है। तो विलयन की बात करूं, विलयन के 2 भाग हैं। पहला है विलय और दूसरा है विलायक। इन 2 भागों से मिलकर बनता है विलयन सॉल्यूशन। ठीक है। अब विलय क्या है। विलय ये होता है अल्प मात्रा में, और विलायक जो होता है ये होता है अधिक मात्रा में, या यूं कह सकता हूं आधिक्य में। तो ये आपका विलय और विलायक, ये कम मात्रा में होगा विलय, और विलायक आपका आधिक्य में होगा। दूसरा, विलय और विलायक के लिए जिस पदार्थ को घोला जाता है वो तो है विलय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है आपका विलायक। ठीक है। जो पदार्थ घोला जाता है वो तो है विलय, और जिसमें घोला जाएगा वो होगा आपका विलायक। और इसे रफली यहाँ भी याद रखते हो कि जो कम मात्रा में है वो है विलय, और जो ज़्यादा मात्रा में है वो है आपका विलायक। तो इस तरीके से विलयन के 2 हिस्से हो गए, विलय प्लस विलायक। अब बात आती है विलयनों के प्रकार की। नेक्स्ट अगली हेडिंग है विलयनों के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। विलयनों के प्रकार की बात करूं तो विलयन जो है वो मोस्टली 3 प्रकार का होता है। ठीक है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं।
पहले उनके टाइप्स के नाम लिखूंगा कि विलियन अपने पास कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है अपना गैसीय विलियन, गैसीय विलियन। दूसरा होता है द्रवीय विलियन, द्रवीय विलियन। और तीसरा होता है वो होता है ठोस विलियन। ये अपने पास विलियनों के प्रकार हैं। अब इनकी परिभाषा वो आप रटने के बजाय सेल्फ अपने दिमाग से लिखो तो बहुत बढ़िया है। टिपिकल परिभाषा है भी नहीं, सिंपल परिभाषा है। जैसे अपने को पढ़ना है किसके बारे में, गैसीय विलियन के बारे में। गैसीय विलियन क्या है, गैसीय विलियन के लिए अब विलियन शब्द आया है, ठीक है। तो विलियन में क्या होता है, विलय और विलायक होता है। सब में विलियन ही पढ़ रहे हैं तो अपना टॉपिक ही विलियन है। तो विलियन में क्या होता है, विलय और विलायक, जिसमें विलय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलय को विलायक में घोला जाता है, विलय को विलायक में विलय जो है वो विलायक में, विलय में नहीं, विलय को, सॉरी, विलय को जो है वो विलायक में घोला जाता है। तो गैसीय विलयन मुझे बनाना है तो एक मुझे विलय चाहिए और एक विलायक चाहिए। तो विलय और विलायक चाहिए, तो यहाँ जो आप विलयन बना रहे हो, जो आपकी हेडिंग चल रही है, जैसे क्या पढ़ रहे हो आप, गैसीय विलयन पढ़ रहे हो, तो जो आपकी हेडिंग चल रही है वो हेडिंग तो क्या होगी, विलायक, ठीक है। जो हेडिंग चल रही है वो तो क्या है, विलायक, यानी ज़्यादा मात्रा में जो आप बना रहे हो वो ज़्यादा मात्रा में तो क्या होगी, विलायक होगी। अब आप उसमें किस किस को घोल रहे हो वो हो जाएगा विलय। तो गैसीय विलयन में, तो गैसीय विलयन में गैस तो हो गई विलायक, गैस तो हो गई विलायक, प्लस अब विलय, विलय क्या हो सकता है, तो विलय जो है इसमें मैं गैस में ठोस को भी घोल सकता हूँ, द्रव को भी घोल सकता हूँ और गैस को भी घोल सकता हूँ। ये क्या हो सकता है, मेरा विलय। तो विलय तीनों हो सकते हैं, मेरा विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे ठोस को मैंने गैस में मिलाया, द्रव को मैंने गैस में मिलाया और गैस को मैंने गैस में मिलाया। तो जो गैस, जब इसकी बात की जाती है, जब गैस को गैस में मिलाया जाता है तो गैस का गैस में जो मिश्रण होता है वो होता है समांगी। आप उसे अलग नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जैसे एनवायरनमेंट की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल की जब बात होती है तो उसमें ये थोड़ी होता है कि श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, सांस ले रहे हैं, तो ये होता है कि केवल ऑक्सीजन नाक के अंदर आए कि नहीं, और ठहर जाओ, नाइट्रोजन भी है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो ये थोड़ी होता है कि बाकी गैस इंतजार करो और केवल ऑक्सीजन को आने दो, ये थोड़ी होता है। हो सकता है आंशिक मात्रा में अपने पास अदर गैस भी जाती हैं। तो जो गैस का गैस में मिश्रण होता है वो होता है समांगी मिश्रण। आप एक गैस को दूसरी गैस से अलग नहीं कर सकते। यूँ कहता है कि मुंह खोला और मुंह से जो है वो हवा अंदर खींच रहे हो, तो ये तो है ही नहीं कि मुंह से जब हवा अंदर खींच जाती है तो बस कि ऑक्सीजन आएगी, छान लिया मुंह के अंदर, ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें बाहर रहेंगी, ये चीज़ होती नहीं है ना। तो वही है कि गैस का जो गैस में मिश्रण होता है वो समांगी होता है, बिल्कुल एक दूसरे में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो मिले हुए होते हैं प्रॉपर रूप से, उन्हें आप सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते। जब इनको इनमें घोला जाता है तो विलयन तो बनता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं उस चीज़ को वापस प्राप्त भी कर सकता हूँ, कुछ विशेष स्थितियों में उस चीज़ को मैं वापस पुनः प्राप्त भी कर सकता हूँ। तो केवल एक चीज़ है वो ये कि गैस का जो गैस में मिश्रण है वो कैसा होता है, समांगी होता है, पूर्ण रूप से मिली हुई होती हैं, जिन्हें आप सेपरेट अलग वापस नहीं कर सकते, ठीक है। तो केवल इतना ध्यान रखना है कि गैसीय विलयन क्या होता है, जो अब ये एक हिंट है, तरीका है पहचानने का, रफली तरीका है, एक तरीके से ट्रिक है ये, कि जो हेडिंग डली हुई है वो किसका काम करती है, विलय का काम करती है। अब आप उस विलय के अंदर क्या क्या घोल सकते हो, क्या क्या मिला सकते हो,
तो वो मेरी जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, वो चीज़ें मैं उसके अंदर मिला सकता हूँ। तो वो हो जाएगी मेरे पास विलय। ठीक है। दूसरा, जैसे बात करें द्रव विलयन की बात करूं, तो द्रव विलयन की बात की जाए तो इसमें द्रव तो क्या होगा, विलायक, द्रव तो हो गया विलायक। इसके बाद में इसमें वही ठोस को मिला दिया या द्रव को मिला दिया या फिर उसको गैस को मिला दिया, ये क्या होंगी मेरे विलय। तीसरा आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन में ठोस क्या होगा, विलायक, ठोस होगा विलायक प्लस ठोस या द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकती है, ये क्या है विलय। तो इस तरीके से जो है मेरे पास विलयन के 3 प्रकार हो गए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठीक है। अब इसमें गैसीय विलयन की बात करूं या जैसे द्रव विलयन की बात करूं, तो परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो परिभाषा के रूप में तो मैं ये मानता हूँ कि रटने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे गैसीय विलयन की परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी ठोस, द्रव या गैस को किसी गैस में घोला जाता है तो उससे प्राप्त होने वाला विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। द्रवीय विलयन में आओगे तो जब किसी ठोस, द्रव या गैस को किसी द्रव में घोला जाता है, में घोला जाता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा इस शब्द का, में घोला जाता है, वो कहलाता है द्रव विलयन। और ठोस विलयन, जब किसी ठोस, द्रव या गैस को आप किसी ठोस में घोलते हो तो वो कहलाता है मेरा ठोसीय विलयन। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी हो गई, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। अब ये जो 3 कैटेगरियाँ हैं, 3 कैटेगरियों की प्रत्येक की 3 सब यूनिट हैं। यानी जैसे गैसीय विलयन है, सब यूनिट का अर्थ, जैसे गैसीय विलयन है, इस गैसीय विलयन की 3 यूनिट है, यानी 3 प्रकार के विलयन बना सकते हैं। कैसे, जब गैस में किसको मिलाया जाए, ठोस को फर्स्ट, जब गैस में किसको मिलाया जाए, द्रव को सेकंड, तीसरा जब गैस में किसको मिलाया जाए, गैस को। तो इसके कितने हो गए विलयन, 3 विलयन हो गए। गैसीय विलयन कितने टाइप का हो गया, फिर 3 टाइप का हो गया। ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर कि भौतिक अवस्था किस प्रकार की है, ठोस है, द्रव है कि गैस है। विलय की भौतिक अवस्था किस प्रकार की है उसके आधार पे गैसीय विलयन फिर कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। ऐसे ही भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव विलयन कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। जैसे द्रव में ठोस को मिला दिया जाए, द्रव में द्रव को मिला दिया जाए और द्रव में गैस को मिला दिया जाए, तो 3 इसके टाइप हो गए विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो 3 इसके और 3 इसके 6। और ठीक इसी तरीके से 3 इसके, ठोस में ठोस को मिलाया जाए, ठोस में द्रव को मिलाया जाए और ठोस में गैस को मिलाया जाए। तो इस तरीके से 3 इसके टाइप हो गए। तो कुल जो है वो 9 प्रकार की, तो ये सब यूनिट हो गई। तो कुल प्रकार 9 प्रकार के विलयन मैं बना सकता हूँ, किसमें, विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर मेरे विलयन के प्रकार कितने हो गए, 9 प्रकार के। ठीक है। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो, विलय एवं विलायक की। विलय एवं विलायक की। विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो ये किसमें है, भौतिक अवस्था के आधार पर है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो इसके लिए जो है वो आपको क्या लेना है, तो विलयन का प्रकार लेना है। कॉलम बनेंगे इसमें, विलयन का प्रकार। उसके बाद में आपको लेना है इसके अंदर विलय और विलायक। विलय क्या होगा आपका, विलायक क्या है और उसका उदाहरण। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम है। विलयन का प्रकार, विलय हो गया,
विलायक हो गया और उदाहरण हो गया। तो इसमें फर्स्ट पहली बात की जाए वो मेरे पास है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन के अंदर जो है मैंने विलय लेने हैं मुझे, तो मेरे विलय क्या क्या हो सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। विलय मेरा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। विलायक जो है वो विलायक क्या है, विलायक सेम है, विलायक चेंज नहीं होगा। विलायक जो ज़्यादा मात्रा में हेडिंग है वही मेरा विलायक है। विलायक गैस, ये गैस और ये गैस। अब इसको इसमें को विलायक में, ठीक है, विलय को विलायक में, गैस को गैस में, द्रव को गैस में, ठोस को गैस में, इसमें घोलना है और घोलने पे जो बनेगा वो मेरा विलयन होगा। कौन सा, गैसीय विलयन। अब एग्जाम्पल की बात करें, गैस को गैस में। अब गैस को गैस में घोला जाए तो इसका तो सबसे सीधा उदाहरण है, वो है मेरा वायु। वायु की बात करूं तो वायु जो है वो भिन्न गैसों का जो है वो मिश्रण है, या यूँ कह सकता हूँ दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, ठीक है, वो हो गया मेरा गैसीय विलयन। एग्जाम्पल के लिए वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं। दूसरा आता है द्रव को गैस में। द्रव कम मात्रा में है और गैस ज़्यादा मात्रा में। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है वो होता है कुहासा, जो एग्जाम में भी पूछा हुआ है। कुहासा वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। या यूँ कह सकता हूँ कि वायु के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो सर्दियों में देखा जाता है, वायुमंडल के अंदर जो है वो वायु में क्या होती है, जल वाष्प होती है। या यूँ कह सकते हैं वायु में जल वाष्प, ठीक है। गैस में गैस का तो सिंपल है, वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। द्रव और गैस, द्रव कम मात्रा में है और गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जैसे सर्दियों में कोहरा होता है, सर्दियों में कोहरा होता है, तो सर्दियों में कोहरा होता है तो वहाँ पे वायुमंडल में है कोहरा, तो वायुमंडल में गैस ज़्यादा है और ओस नमी की मात्रा वो है क्या है, कम है। तो द्रव कम है, गैस ज़्यादा है, वो स्थिति हो गई मेरे पास कुहासा या वायु में जलवाष्प। तो ये स्थिति हो गई आपकी द्रव की गैस के साथ। ऐसे अगर आप और ढूंढना चाहो तो और भी बना सकते हो। जैसे हो सकता है कि आपका द्रवों का वाष्पीकरण, इसमें और हो सकता है द्रवों का वाष्पीकरण। और एग्जाम्पल लेना चाहूँ मैं इसी में, द्रवों का वाष्पीकरण, ये भी इसी प्रकार का जो है वो एक विलयन है जिसमें द्रव गैस में घुला हुआ है। और आखिरी बात, ठोस। ठोस जो है वो किस में मिला हुआ हो, गैस में। ठोस गैस में मिला हुआ, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है धुआं। धुआं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। या फिर ठोसों का जो है वो ऊर्ध्वपातन, क्योंकि ठोस सीधा किस में बदलता है, गैस में बदलता है। ठोसों का ऊर्ध्वपातन, ठोसों का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का अर्थ समझिए ना, यानी ठोस को जब आपने गर्म किया तो ठोस सीधा किस अवस्था में परिवर्तित हो गया, गैस अवस्था में। ठोस को गर्म किया तो सीधा गैस अवस्था में पहुंच जाए, वो कहलाता है ठोसों का ऊर्ध्वपातन। धुएं में जो है वो कार्बन के कण होते हैं। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी को जलाओगे तो जलने के फलस्वरूप धुआं निकलती है, लेकिन उस धुआं के अंदर जो है वो कार्बन के पार्टिकल्स, कार्बन के कण मौजूद होते हैं, ठीक है। और कार्बन के कण वहाँ पे ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड अवस्था में होते हैं। जैसे तैरते हुए धूल के कण हैं, वायुमंडल के अंदर तैरते हुए धूल के कण हैं। जैसे सवेरे सवेरे आप रोशनदान के अंदर देखो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य प्रकाश के अंदर, अमूमन सर्दियों में अपन देखते हैं ऐसा,
तो उस सूर्य के प्रकाश के अंदर धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसे अपन कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो वो धूल के कण क्या है, ठोस अवस्था में। कहाँ तैर रहे हैं, वायुमंडल के अंदर तैर रहे हैं, तो वहाँ ठोस कम है और गैस, वायुमंडल में गैस ज़्यादा है, तो वो अवस्था हो गई। तो धुआं हो गया आपका, ठोसों का ऊर्ध्वपतन हो गया, यानी ठोस का सीधा गैस में बदलना। जैसे उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड, जिसे मैं नौसादर कहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे उत्पादन आपका NH4Cl, ऐसे ही हो सकता है आपका ठोस आयोडीन या कपूर। कपूर की बात करें, कपूर भी इसमें आता है, कपूर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विलयन हो गया वो हो गया आपका गैसीय विलयन, जिसके 3 टाइप हो गए आपके A, B और C। गैस को गैस में घोला, द्रव को गैस में घोला, ठोस को गैस में घोला। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बेटा, तो ये इसके बारे में पूछा हुआ है, धुआं के बारे में पूछा हुआ है, इसके बारे में पूछा हुआ आपका नौसादर के बारे में, अमोनियम क्लोराइड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुहासे के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वायु सिंपली इसका क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, वायु के बारे में भी कुछ नहीं पूछा है, कुहासा, धुआं और अमोनियम क्लोराइड। तो ये अपना फर्स्ट टाइप हो गया सॉल्यूशन का गैसीय विलयन, जिसके 3 प्रकार के विलयन हो गए। दूसरा सेकंड इसमें लेते हैं, वो आता है मेरा द्रव विलयन। द्रव विलयन तो कॉलम बस यही चेंज होगा, उदाहरण थोड़े चेंज हो जाएंगे, विलय जो है वो सेम है, क्योंकि सबकी 3-3 यूनिट होती हैं, तो विलय तो सबका सेम चलेगा, समान चलेगा। दूसरा मैं ले रहा हूँ वो मेरा है द्रव विलयन। अब द्रव विलयन के लिए वही विलय मेरे पास गैस, द्रव और ठोस। विलयन द्रव की बात कर रहा हूँ तो विलायक क्या हो जाएगा मेरे पास, द्रव। जो हेडिंग है वो मेरा विलायक द्रव, और वही गैस को द्रव में घोलना है, द्रव को द्रव में घोलना है और ठोस को द्रव में घोलना। अब ऐसा उदाहरण बताओ जिसके अंदर जो है वो गैस को द्रव में घोला जाता है। उदाहरण बहुत सिंपल है इनके सबके। पहले उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर आप कितने दैनिक जीवन से उदाहरण जोड़ सकते हो। ऐसा कोई उदाहरण है दैनिक जीवन में जो अपन यूज़ में लेते हैं, काम में लेते हैं, कि गैस जो है वो द्रव में घुली हुई हो, द्रव ज़्यादा और उसके अंदर गैस कम हो, ऐसा कोई उदाहरण? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रेजेंट टाइम में, गर्मियों के मौसम के अंदर अगर देखा जाए तो गर्मियों के मौसम के अंदर ठंडा पेय पदार्थ पिया जाता है, तो ठंडे पेय पदार्थ के अंदर द्रव ज़्यादा है और उसके अंदर गैस मिली हुई होती है। क्योंकि जैसे ठंडा पेय पदार्थ आप उसको हिलाओगे और उसका जो है वो आप ढक ओपन करोगे, उसे खोलोगे, तो वहाँ से जो है वो झाग की बूंदें बाहर निकलती हैं, एकदम से झाग बाहर निकलता है, तेज़ी से गैस बाहर निकलती है। तो उसके अंदर जो है बहुत ही उच्च दाब के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर भरी जाती है। तो वो उदाहरण हो गया गैस और द्रव का, जिसे यूँ कह सकते हैं सोडा वाटर, या आप यूँ कह सकते हो ठंडा पेय पदार्थ। तो ये हो गया आपका सोडा वाटर। इसका एक एग्जांपल सोडा वाटर का हो गया। या इसे यूँ कह सकते हो आप, दूसरा और ले सकते हो अमोनीकृत जल। अमोनिया किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था के अंदर। या जब उसे बॉयल किया जाता है उससे गैस बनती है, तो आप अमोनिया को मैं गैस के रूप में लूँ तो अमोनीकृत जो जल है, इसी में अमोनिया गैस होती है, अमोनीकृत जल वो इस कैटेगरी में आता है। अमोनिया गैस अवस्था में होती है और जल द्रव अवस्था में होता है। दूसरा ले द्रव को द्रव में, ये तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। द्रव को द्रव में घोला जाए कि दो द्रव पदार्थ हैं, उनको घोलने पे जो बनता है, तो इसको मैं सीधा सा कर सकता हूँ कि दो पूर्णतः है। इसके लिए कॉमन शब्द काम लेता हूँ, दो पूर्णतः घुलनशील द्रव पदार्थ। ठीक है, अब पूर्ण रूप से घुलने चाहिए, दोनों ही द्रव में होनी चाहिए। जैसे आपने एल्कोहल को जल में घोल दिया, एल्कोहल को जल में घोला है, तो एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाता है। इसके अलावा आप और क्या ले सकते हो? सोच के बनाओ, आप कितने बना सकते हैं इसके अंदर कि एल्कोहल को जल में घोला जाए। इसके अलावा और क्या बन सकता है? उसके बाद में आती है ठोस और द्रव की बात, कि ठोस को जो है वो द्रव में घोला जाए। ठोस ज़्यादा है और द्रव ठोस कम है और द्रव ज़्यादा है। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा क्या हो सकता है? जैसे नमक को आपने किस में घोला? जल के अंदर, तो ये हो सकता है लवण को जल में। पहला तो ये गया, लवण को आपने किस में घोल दिया? जल में घोल दिया। ऐसा ही आप ले सकते हो शर्करा, शुगर। शर्करा जो है वो जल में घुलनशील हो, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है शर्करा।
को जल में, ये आपका जो है वो सेकंड टाइप। ऐसे ही जो है वो तीसरा लेना चाहो तो अल्कोहल को सल्फर में, अल्कोहल को सल्फर में। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें एक ठोस हो और एक आपका द्रव हो, घुलनशील, घुलना चाहिए। ये आपका सेकंड टाइप हो गया द्रव विलयन। तीसरी बात करें तो इसके अंदर आएगा अपना ठोसीय विलयन। तीसरा है वो है ठोस विलयन। इस ठोस विलयन के लिए विलय 3, और विलायक की बात करोगे तो जो हेडिंग में दिया हुआ है वही विलायक। तो विलायक हो गया आपका ठोस, ठोस, ठोस और ठोस। एग्जाम्पल इसके चेंज हो जाएंगे। पहला दिया हुआ है ठोस में गैस। गैस को जो है वो आप किसमें घोल रहे हो, ठोस में घेर रहे हो। तो गैस कम है, ठोस ज़्यादा है, तो यूँ कह सकता हूँ कि गैसों का ठोस में जो है वो मिश्रण, यानी धातु की सतह पे जब गैसें आके जुड़ती हैं, जैसे मास्क होता है। मास्क की बात करें जो प्रेजेंट में चल रहा है, मास्क किस अवस्था में है अपना, ठोस अवस्था में है, द्रव और गैस अवस्था में तो है नहीं, ठोस अवस्था में। उसके ऊपर जो है वो गैस के कणाके जमा होंगे, गैस के कणाके जमा होंगे। तो यूँ कह सकते हैं इसे ठोसों की सतह पर गैसों का अधिशोषण। जो अपने पास खदान होती हैं, कारखाने होते हैं जिसके अंदर मजदूर काम करता है, उसमें क्या होता है, मास्क पहनता है। तो जब वो खदान में काम करता है उस समय वहाँ से विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं, तो वो गैसें उस मास्क के ऊपर आके जमा हो जाती हैं, ठीक है, अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। तो वो हो गया ठोसों की सतह पर गैसों का अधिशोषण। मास्क ठोस है, गैस उसकी सतह पे आके जमा हो रही है। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा है द्रव। द्रव किसमें घुलनशील हो, ठोस के अंदर। तो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें द्रव कम है और ठोस ज़्यादा है, उसका उदाहरण क्या हो सकता है। द्रव और ठोस, सोच के देखो इसके अंदर। द्रव और ठोस की बात करूं मैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको रेडॉक्स 11th क्लास का रेडॉक्स याद है तो रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ाओ, उसके अंदर आया है एग्जाम्पल ऐसा। नहीं जन में आ रहा, अरे अमलगम पढ़ा था क्या, अमलगम की बात होती है जहाँ जिंक अमलगम पढ़ा हो, कॉपर अमलगम पढ़ा हो, यानी यूँ कह सकता हूँ पारा कॉपर में, पारा जिंक में। अपना जो मरकरी होता है पारा, वो लिक्विड अवस्था में होता है। ZnCd और Hg की बात करें तो Hg डी ब्लॉक में आया हुआ है। पारा लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। जब आप उस पारे को किसी ठोस धातु की सतह पर डालोगे या उसमें मिलाओगे, जैसे पारे को मैंने कॉपर में मिलाया, पारे को मैंने जिंक में मिलाया, तो कॉपर जिंक ये क्या है, ठोस अवस्था में, पारा किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। यही तो है अमलगम। सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। तो जो अमलगम होता है, अमलगम की बात करूं तो वो इस प्रकार का विलयन है। और आखिरी आता है ठोस और ठोस। इसके लिए एक सीधा शब्द काम में आता है मिश्र धातुएं। जैसे सोने में चांदी मिला दी, चांदी के अंदर कॉपर मिला दिया, या अपना कॉइन जो सिक्का होता है, सिक्के के जो है उसके अंदर विभिन्न धातुएं मिलाई जाती हैं, एक तरीके से मिश्र धातु। तो इसके लिए एक सीधा कॉमन शब्द काम में आ सकता है, वो आता है मिश्र धातुएं। दो या दो से अधिक धातुओं का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास जो है वो 3 टाइप विलयन के क्लियर होते हैं। वो आपका हो गया गैसीय, द्रव और ठोसीय विलयन। इसके जो आगे का हिस्सा है वो अपन नेक्स्ट अगली वीडियो में कंसल्ट करेंगे।